जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 82 चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताया था, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी रीज़न ये है कि वो इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को एक या दो टॉपिक्स के साथ नहीं बल्कि बहुत से टॉपिक्स के साथ मर्ज कर दिया करता है। अगर आप पिछला कोई भी ऑडिट का पेपर उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट्स का कि हर दूसरे क्वेश्चन में वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर या आइटर का कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा होता है। तो इस चैप्टर को तैयार कर लिया, इसका मतलब है यूं समझिए, हालांकि अगर पेपर या सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका सिर्फ एक चैप्टर है। ओवरऑल देखें तो शायद 5%, 7-8% वेटेज होगी इसकी, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को सामने रखते हुए आई कैप इस टॉपिक को बहुत से क्वेश्चंस के साथ मर्ज करता है। तो इसके ऊपर आपकी ग्रिप होना लाजमी है पास करने के लिए। अगर आपने बाकी सारे चैप्टर्स तैयार कर लिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को छोड़ दिया, पास होना मुश्किल है, पास होना मुश्किल है। तो ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, अच्छा ये जो चैप्टर है ये पूरा टॉपिक है। आज का लेक्चर इस पूरे टॉपिक का सुपर लेक्चर है। सुपर लेक्चर मैं क्यों कह रहा हूं? आज के लेक्चर को आपने अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी, हालांकि अभी आपने पढ़े नहीं होंगे एरियाज के प्रोसीजर, लेकिन आज का लेक्चर अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं आप इस काबिल हो जाएंगे कि बगैर किसी एरिया के प्रोसीजर पढ़े आप उस एरिया के मोर देन 50% सब्सटेंटिव प्रोसीजर खुद से बता सकेंगे। फिर सुने क्या कहा मैंने कि अगर आज का लेक्चर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी अनसीन एरिया आपको दे दिया जाए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप उसके मोर देन 50%, आधे से ज्यादा प्रोसीजर खुद बताने के काबिल हो जाएंगे। और बाकी के जो लेस देन 50% प्रोसीजर्स हैं वो भी जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। यानी आज का लेक्चर मैंने सब्सटेंटिव, पहले तो ये हमारा टॉपिक सुपर टॉपिक है पूरे सिलेबस में, और फिर इस टॉपिक में आज का लेक्चर जो है, ये क्या कह रहा हूं मैं सुपर लेक्चर किस वजह से है, आज का लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं इस काबिल हो जाएंगे किसी भी एरिया के मोर देन 50% प्रोसीजर खुद से बता दें, अपनी जजमेंट की बेस पे बता दें मोर देन 50%, और बाकी के लेस देन 50% भी जब आप रीड करें तो आपको समझ आ जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पढ़ा के उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा, नहीं, खुद भी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस काबिल होंगे, आप में ये स्किल डेवलप हो जाएगी। आज के लेक्चर में ये स्किल मैंने आप में डेवलप करवानी है कि कोई भी एरिया आपके सामने आए आप उसमें मोर देन 50% प्रोसीजर खुद से बता सके, और रिमेनिंग लेस देन 50% भी अगर आप रीड करें तो आपको समझ आ जाए। एक टारगेट ही आज का। एक दूसरा टारगेट क्या है, देखिए समझ लिए हमने, खुद से बता भी लिया, वो भी ठीक है, लेकिन जाहिर है हमें एग्जाम में अगर मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लेने हैं तो सिर्फ 50% काफी नहीं है, हमें 80%, 90% तक तैयारी करनी होगी। तो हमने, इसका मतलब यह हुआ कि 50% खुद से अगर बता भी देंगे लेकिन हमने याद तो 80-90% ऊपर वाले जो 30-40-50 वो भी करने हैं याद, ऐसे ही है ना, याद तो सारे करेंगे। तो कुछ ना कुछ फिर हमें आधे अगर प्रोसीजर जजमेंट की बेस पे बता भी दिए, कुछ ना कुछ हमें याद करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रोसीजर हमें याद करने पड़ेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रट्टा थोड़ा वीक है, यानी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन रट्टा थोड़ा वीक है, उन्हें इस चैप्टर में खास तौर पे प्रॉब्लम होती है कि सर इतने ज्यादा एरियाज हैं, 18, 19, 20 एरियाज हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके आगे कुछ सब पार्ट्स भी हैं, तो इन सब को याद करना, याद रखना मुश्किल होता है। हम याद करते हैं और फिर भूल जाता है, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसके लिए याद कैसे करना है, उसको याद कैसे रखना है, और फिर उसकी बेस पे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में किस तरीके से लिखना है, ड्राफ्टिंग कैसे होगी, ये सारा प्लान किया हुआ है। लेक्चर के एंड पे अगर मैं भूल जाऊं ना तो आपने मुझे याद करवाना है कि सर आपने समझा तो दिया, लेकिन याद कैसे करना है, याद कैसे रखना है, और एग्जाम में इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी वो बता दीजिए। अगर मैं एंड में भूल जाऊं तो आपने ये सवाल मेरे से पूछना है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए फिर बताइए आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम सबसे अहम चैप्टर, उसका सबसे अहम लेक्चर है, इसमें क्या सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमारे सामने आए तो हमने उनको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये सीखने जा रहे हैं। अब सुनिए, आपको याद होगा कि
हमने कोड ऑफ एथिक्स में सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स को, जो सिग्निफिकेंस होती थी सिचुएशन की, उसको याद करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक बनाई थी कि आपको एस्ट्रॉम कुछ फैक्टर्स बता दिए थे कि ये 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये नहीं कहा था कि हर सिचुएशन में ये 6 फैक्टर्स फिट कर देने, ये नहीं कहा था, लेकिन क्या कहा था, कोई भी सिचुएशन सामने आए, इन 6 फैक्टर को जहन में लेके आए। अक्सर सिचुएशन में इन 6 फैक्टर्स में से 1, 2 या 3 रेलिवेंट होते हैं, तो आप लिख दीजिए। यानी अगर वो फैक्टर्स आप समझ लें, याद कर लें, तो इसका मतलब है कि आप आधे से ज्यादा कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी में जो सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं वो लिखने के काबिल होंगे, ठीक है। और आपने ये देखा भी होगा अगर प्रैक्टिस की आपने कि कोड ऑफ एथिक्स में जब सिग्निफिकेंस हम लिखते हैं तो उसमें अक्सर यही पॉइंट रिपीट हो रहे होते हैं। कुछ नए डिफरेंट भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर यही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। उसी तरीके से, वो तो है एक छोटा सा कंसेप्ट था, उसी तरीके से हमने क्या किया है, अब देखें, हमने चैप्टर 3 में स्टडी किया है प्रोसीजर्स 7 तरह के होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अगर हम कंसेप्ट के ऊपर पक्के रहें तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी भी एरिया के जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे, दुनिया में किसी भी एरिया के जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे वो इन्हीं 7 में से होंगे, वो इन्हीं 7 को डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कभी इंस्पेक्शन है, कभी इंस्पेक्शन की जा रही होगी सेल इनवाइस की, गुड डिस्पैच नोट की, कभी इंस्पेक्शन की जा रही होगी गुड सीड नोट की, परचेज इनवाइस की, कभी इंस्पेक्शन की जा रही होगी सैलरी शीट्स के। है इंस्पेक्शन प्रोसीजर, लेकिन वो डिफरेंट एरियाज में परफॉर्म, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड ने बता दिया यही 7 प्रोसीजर, 8वां प्रोसीजर, टाइप ऑफ प्रोसीजर कोई नहीं है, तो हम इन्हीं प्रोसीजर को थोड़ा बहुत उल्टा पलटा के डिफरेंट एरियाज में यूज कर रहे होते हैं। तो पहला कंसेप्ट तो हमारा ये पक्का हो गया कि हर सब्सटेंट, जो भी एरिया आएगा इसमें जो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो इन्हीं 7 प्रोसीजर से डिराइव हो रहे होंगे। तो एक हमें कॉन्फिडेंस ये आ गया कि अगर हमने 7 प्रोसीजर ऐसे तरीके से समझे हैं तो वही प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज होंगे, तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि बेसिक्स हमने टाइप ऑफ प्रोसीजर समझे, इसमें एग्री करते हैं। अब हमने क्या किया, जो डिफरेंट एरिया, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो एरिया स्पेसिफिक हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जो जनरल हैं। जनरल प्रोसीजर का मतलब क्या है, ऐसे प्रोसीजर जो बहुत से एरियाज में कॉमन है, ऐसे प्रोसीजर जो बहुत से एरियाज में कॉमन है, उसे हम कहते हैं जनरल प्रोसीजर या फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड प्रोसीजर या कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर। और कुछ प्रोसीजर हैं जो एरिया स्पेसिफिक है, जैसे रीवैल्यूएशन रिपोर्ट को चेक करना, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स में परफॉर्म होगा और उसमें भी उस वक्त जब रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसकी वेरिफिकेशन, ये डेटर्स का स्पेसिफिक है। तो कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो बैंक स्टेटमेंट, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक है, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कॉमन है, जनरल है। आज मैं आपको जो कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स हैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो ज्यादातर परफॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से प्रोसीजर है और किस किस एरिया में परफॉर्म होते हैं, ताकि आपके सामने रैंडमली मैं कोई भी एरिया ले आऊं तो आप इस काबिल हो कि बता सके कि सर इस एरिया में ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म होगा, ये वाला होगा, ये वाला और ये भी होगा, ठीक है, कोई भी एरिया। और आप किसी भी एरिया को उठा लें, जो हमारे सिलेबस में है वो भी और जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी, कम से कम 4-5 प्रोसीजर इस लिस्ट में जरूर अप्लाई हो रहे होंगे, जरूर अप्लाई हो रहे होंगे, कंफर्म बात है। इसीलिए इन प्रोसीजर, अगर करना नहीं है ऐसे, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि आप में स्किल क्या डेवलप होगी अगर आप इन प्रोसीजर्स को याद कर समझ लेते हैं आज के लेक्चर में, और इसके बाद उस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ते, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ते, आप इस काबिल होंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे प्रोसीजर पूछे 50% प्रोसीजर बता सकें। आज के लेक्चर ऐसे नहीं सुपर लेक्चर कह दिया, कोई वजह, इस काबिल होंगे कि 50% प्रोसीजर। लेकिन याद रखें, आपने ऐसे करना नहीं है कि सर बस ये समझ लिया आगे कुछ भी नहीं करना, ना ना ना, ये रिस्की है, क्योंकि 50% पे पास होना मुश्किल है, मैक्सिमम मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अब देखिए एग्जामिनर का भी माइंडसेट देखें, अगर आप एग्जामिनर हो, आपने किसी एरिया के प्रोसीजर पूछने हो, अगर तो एवरेज पेपर बनाए आप, तो आप उससे कहेंगे स्पेसिफिक और जनरल दोनों बता दो। आपने जनरल बता दी याद, स्पेसिफिक नहीं याद किए, चलो 50% मार्क्स तकरीबन आ गए। लेकिन अगर आपने पेपर ट्रिकी या डिफिकल्ट बनाना है, आप एग्जामिनर हैं और ट्रिकी या डिफिकल्ट, तो आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक प्रोसीजर के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। इसीलिए याद रखें,
हमने जनरल इस काबिल हो जाएंगे आज के लेक्चर के बाद किसी भी एरिया में 50% प्रोसीजर बता सकें, लेकिन आपने यहां पे बस नहीं करनी, बल्कि बाकी के एरिया जो बाकी के प्रोसीजर्स हैं उनको भी कवर करना है, क्योंकि कल के लेक्चर में भी बताया था सम टाइम वो पार्ट ऑफ द एरिया भी पूछ लेता है। तो हो सकता है उसने कोई स्पेसिफिक पार्ट पूछ लिया तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ, अगर उसने कोई अनसीन एरिया पूछ लिया, जो फर्ज कीजिए आप पूछा नहीं आज तक, ना पूछेगा, लेकिन फर्ज कीजिए, तो आप इनकी मदद से बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं उस एरिया से, अनसीन एरिया से रेलिवेंट प्रोसीजर भी। चलिए स्टार्ट करें। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं भला? कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर 1 बाय 1 समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि किस एरिया पे परफॉर्म होता है ये प्रोसीजर। स्टार्ट करें। सबसे पहले एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब ये किसी भी एरिया में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। क्या आपने जब किसी एरिया को चेक करना है ना, तो चेक करने से पहले ये देख लें कि क्या उसकी अमाउंट जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आ रही है वो ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करती है कि नहीं, और अगर कोई मजीद सपोर्टिंग रिकॉर्ड है उसके साथ मैच करती है कि नहीं। यह सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप। जैसे आपने कभी ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया होगा, लेकिन मेरी आदत है कि बाज़ औक़ात मैं क्या करता हूं, अगर कोई अहम किताब लेनी हो ना, अहम किताब, तो किताब ली ना, उसको खरीदने से पहले, क्योंकि अभी ऑडिट की किताब मैंने 6 महीने पढ़नी है ना, और इसमें एक जगह पे भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो मेरा उस वक्त मिड ऑफ द सेशन मसला होगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं कि चेक करके सारे पेजेस पूरे हैं, अगर पेजेस दरमियान में मिसिंग हो, सही प्रिंट नहीं हुए, उसी वक्त वापस करके दूसरा किताब ले ली। इसमें 5, 7, 10 मिनट लग जाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन बाद में पूरे सेशन के लिए सुकून है। मुझे बार बार दूसरों से पूछना नहीं पड़ता, यार ये सवाल नहीं है, जरा कॉपी मुझे सेंड कर देना, या मैं लिख लूं कि इस जगह पे मिस प्रिंटिंग है, क्या लिखा हुआ। तो ये इसी तरीके से ऑडिटर भी पहला काम यही करता है, कहता है चेकिंग शेकिंग बाद में होती रहेगी, पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले ये देख ले हमारी फिगर्स मैच करती हैं कि नहीं, टोटल कंप्लीटली रिकॉर्ड है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जो भी फिगर आ रही होती है उसे ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करना, या ट्रायल बैलेंस की बजाय बाज़ औक़ात एक वर्ड यूज करता है जनरल लेजर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से मैच करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस के बाद जनरल लेजर से भी मैच करना होता है। तो आप दोनों लिख लें, या ज्यादातर प्रोसीजर में जनरल लेजर जीएल का वर्ड यूज करता है। तो किसी भी एरिया में स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? एग्री करना। किसको? अच्छा अब सुने, एग्जाम में ये वर्ड्स आपको ना, सिर्फ ये की वर्ड्स हैं, ये आपको याद करवाने के लिए लिखे गए हैं। एग्जाम में आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे कोई एरिया बता दीजिए, कोई एरिया बता दें, कोई एरिया बता दें। सेल्स, सेल्स में मैं क्या लिखूंगा? पहला प्रोसीजर एग्री सेल्स अपीयर, सिर्फ एग्री नहीं लिखूंगा, एग्री सेल्स अपीयरिंग इन इनकम स्टेटमेंट विद जनरल लेजर, विद जनरल लेजर। ये एरिया। और एरिया बताएं? इन्वेंट्री, मैं लिखूंगा एग्री इन्वेंट्री अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद जीएल, जनरल लेजर। और कोई एरिया बताएं? और डेटर्स, मैं लिखूंगा एग्री अमाउंट्स ऑफ डेटर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद जीएल। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि जीएल के अलावा भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड प्रिपेयर हो रहा होता है, तो हमने उसके साथ भी मैच करना है। फिर जैसे डेटर्स हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि डेटर्स का जनरल लेजर के अलावा एक और सब्सिडरी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था, सब्सिडरी लेजर, सब्सिडरी लेजर, सब्सिडरी लेजर, या इसे सेल्स लेजर भी कहते हैं। फर्क पता है ना, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने कि सब्सिडरी लेजर या सेल्स लेजर में इंडिविजुअल डेटर्स के बैलेंस आ रहे होते हैं, और जनरल लेजर में टोटल डेटर्स का बैलेंस आ रहा होता है। तो अब मेरा फिर डेटर्स के केस में प्रोसीजर पहला क्या हो जाएगा? एग्री डेटर्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद जनरल लेजर, या अगर मजीद आपका कंसेप्ट अच्छा है ना, तो आप लिख सकते हैं विद डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि जनरल लेजर में वही होता है जिसके साथ मैच करना। नहीं तो सिर्फ जनरल लेजर लिख दें, वो भी ठीक है, सही माना जाएगा। एग्री डेटर्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद जनरल लेजर या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड आल्सो विद सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर लिख दे, ये भी चलेगा, लेकिन अगर सेल्स लेजर लिख दे, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, सेल्स लेजर। ठीक है, तो यानी मेन कंसेप्ट क्या है कि आपने जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है उसे जनरल लेजर के साथ मैच करना है, एग्री करना है, मैच होती है कि नहीं, और फिर सपोर्टिंग रिकॉर्ड के साथ। ऐसा ना हो हम इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई कर दे, बाद में पता चले जनरल लेजर में अमाउंट कुछ और थी, वो ऊपर ट्रांसफर करते करते गलत हो गई। जनरल लेजर में 1700 थी, ऊपर जाते जाते 17,000 हो गई, तो वो तो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है?
एग्री कर, और एग्री में जहन में रखिएगा जनरल लेजर के साथ तो लाजमी मैच करना है। अगर स्पोर्टिंग, कुछ की स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होती, कुछ की नहीं होती, कुछ की नहीं होती। जैसे सेल्स का मेरा ख्याल है कोई फर्दर सब्सिडी रिकॉर्ड नहीं होता, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बजाय मुझे वर्ड यूज करना चाहिए सब्सिडी रिकॉर्ड। फर्दर सब्सिडी रिकॉर्ड हर आइटम का नहीं होता। जैसे सेल्स की उन्होंने एग्जांपल दी, तो सेल्स का तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कोई। हाँ, डेटर्स में पड़ा हुआ है सब्सिडरी लेजर या सेल्स लेजर। हाँ, क्रेडिटर्स में पड़ा हुआ है परचेज, बोले परचेज लेजर, ये बोलना है आज आपने लेक्चर में, परचेज लेजर। हाँ, मैंने इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री शीट या स्टॉक शीट जिसके ऊपर लिस्ट लिखी होती है। असल में ये जो सब्सिडरी रिकॉर्ड होता है ना, ये ज्यादा डिटेल्ड वर्जन होता है चीजों का, इसमें चीज ज्यादा। हाँ, याद आया, फिक्स एसेट्स का भी पड़ा है, फिक्स एसेट शेड्यूल भी और फिक्स एसेट रजिस्टर भी। शाबाश, फिक्स एसेट शेड्यूल भी। अब बनाइए, आपके पास एरिया आ गया फिक्स एसेट्स का, परेशान नहीं होना। आप इसका प्रोसीजर बताइए पहला, एग्री का, एग्री का प्रोसीजर बताएं। एग्री ना बोले, बोले आप बोले, आपने भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंशाल्लाह, बोले बोले, शाबाश। एग्री, एग्री ऊंची बोले, एग्री फिक्स एसेट्स, बोले बोले बोले, अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद जनरल लेजर एंड फिक्स एसेट शेड्यूल एंड फिक्स एसेट रजिस्टर। क्लियर हो गया? ये प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म होता है, एवरी एरिया। कोई भी एरिया आ जाए, भाई इसके प्रोसीजर बताओ। पहला प्रोसीजर एग्री, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकली जाके चेक करना कोई चीज मौजूद है कि नहीं है, कोई चीज में। अच्छा, वैसे अगर आप, चलो ठीक है, बाद में नहीं, मैं कह रहा हूं कम्प्लेक्स ना हो जाए। असल में हर प्रोसीजर ना कुछ सजेशन को भी वेरीफाई कर रहा हो। तो मैं आपसे ये पूछने लगा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन से कौन सी सजेशन वेरीफाई। शाबाश, ये तो आपको पता है, ये तो आपको। अच्छा, एग्री से कौन सी सजेशन? कंप्लीटनेस, शाबाश। और एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटनेस मेन है, कंप्लीटनेस। शाबाश शाबाश, बेहतरीन हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे दूसरे प्रोसीजर की, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? फिजिकली जाके चेक करना एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कौन से मौजूद है कि नहीं। अच्छा बताइए, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हर एरिया में परफॉर्म होगी? हर एरिया में परफॉर्म नहीं होगी। ये एग्री तो एवरी एरिया में है ना, एवरी एरिया। फिजिकल वेरिफिकेशन किन एरियाज में होती है भला? टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल है, टेंजिबल। अच्छा जरा एग्जांपल दीजिए, टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से है? इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट, शाबाश, कैश है, वही फिक्स एसेट में आ गया, व्हीकल भी, डेटर्स, क्रेडिटर्स। यही एग्जामिनर कमेंट्स में वो कहता है, शाबाश, आपने वो गलती नहीं की। क्या कहता है? कहता है इररेलेवेंट प्रोसीजर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। रटा लगाया होता है, उन्हें यही पता नहीं होता कि डेटर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, वो तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है। या उसने कहा कि जी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स है, तो उसमें लिख दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल इररेलेवेंट हो गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी लिख दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, बाद में मैंने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा ये क्यों लिखा? तो कहने लगा सर हो सकता है इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास हो। मैंने कहा क्या प्रोसीजर में तुमने थर्ड पार्टी की बात लिखी है? मैंने कहा सर नहीं लिखी। तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कंफर्मेशन लेटर आप इन्वेंट्री को भेज रहे हो कि उस पर्सन को जिसके पास थर्ड पार्टी? तो अगर आप रूटीन से हटके सोच रहे हो कि एक्सेप्शन केस में ऐसा भी तो हो सकता है इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हो, तो थर्ड पार्टी के पास उसको कंफर्मेशन लेटर थर्ड पार्टी करके भाई तुम्हारे पास क्लाइंट की इन्वेंट्री है कि नहीं, तो उस सूरत में सिर्फ आपने ये नहीं लिखना परफॉर्म सेंड कंफर्मेशन लेटर, फिर बताना है किसको सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं, ये बताना है। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं लिखना फिजिकल वेरिफिकेशन, बताना है किस चीज की फिजिकल वेरिफिकेशन है, किस चीज की फिजिकल वेरिफिकेशन है। इन्वेंट्री की है, फिक्स एसेट्स की है, कैश की है। क्लियर हुआ? फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा तो किसी एरिया की नहीं होती। इन्वेंट्री सोच ले, कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, सुपर लेक्चर है, सोचें। इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री के एरिया में फिजिकल वेरिफिकेशन आएगी, फिक्स एसेट्स में आएगी, कैश में आएगी, बैंक में नहीं आएगी, बट ठीक है। तो जितने भी टेंजिबल एसेट्स हुए उनमें फिजिकल वेरिफिकेशन आएगी, ठीक है। अच्छा, आप ना अभी काउंटिंग के स्टूडेंट है ना,
आपको सिर्फ ये बताया जाता है एसेट्स की दो टाइप्स हैं, एक तो करंट और नॉन करंट, फिर टेंजिबल और इनटेंजिबल। आगे चल के जब आप फाइनेंस भी पढ़ेंगे ना तो उसमें एक फर्दर टाइप होती है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट उनको कहते हैं जिनसे हम, जो हमारे रिसीवेबल है, यूं कह ले रिसीवेबल या पेएबल इन शॉर्ट, ठीक है, R2 में है ये पेशावा। तो जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उनके लिए हम क्या प्रोसीजर, उनको भी फिजिकली वेरीफाई उनकी भी एग्जिस्टेंस को चेक करना है ना, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उनको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी की टर्म आपको कंफ्यूज करिए, गोली मारे इसको, सिंपल। अगर हमारे डेटर्स हैं, अगर हमारे क्रेडिटर्स हैं, अगर बैंक बैलेंस है, इनको हम फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते कि बैलेंस मौजूद है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। शाबाश, क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा, एग्जाम में कहेगा डेटर्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताएं। एक स्टूडेंट ने लिख दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या उसे नंबर मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? तो स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखा, उसने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसको भेज रहे हो भाई? डेटर्स को के क्रेडिटर्स को के बैंक को? अब स्टूडेंट कहता है सर ऊपर डेटर्स लिखा था तो डेटर को भेज रहा हूं ना मैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन डेटर्स का चाहे है, आपका याद रखे प्रोसीजर, आपके प्रोसीजर में ना, अब पता नहीं समझ पाए कि नहीं, बहुत काम की चीज। आपका प्रोसीजर सही है कि गलत है आप खुद चेक कर सकते हैं। कैसे? अब ये रूल लिख लीजिए, ये 1 पेजर के ऊपर ही लिख लें। आपके प्रोसीजर चेक करने के लिए आके आपका प्रोसीजर ठीक है कि नहीं। आपके प्रोसीजर से पता चलना चाहिए कि किस एरिया का प्रोसीजर है और आप क्या चेक कर रहे हैं। किस एरिया का प्रोसीजर है और क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके, जैसे मैंने सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिख दिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिख दिया, ये एक यूनिवर्सल रूल है। ये दुनिया के जो बड़े से बड़े ऑडिटर ना वो इस रूल को फॉलो करते हैं। डेटर्स में मैंने लिखा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या पता चल रहा है ये ऊपर हेडिंग दे दी डायरेक्ट, लेकिन प्रोसीजर में सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखा, पता चल रहा है कि किस एरिया का है, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर के नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे क्या लिखना चाहिए? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डेटर्स एंड सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, ये भी प्रोसीजर आधा ठीक है, क्योंकि मैंने ये नहीं, एरिया तो पता चल गया, लेकिन मकसद क्या है मेरा? मकसद वो नहीं, टू कंफर्म बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। ये बेहतरीन और परफेक्ट प्रोसीजर है जिसमें आपका एरिया भी पता चल रहा है, मकसद भी पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये क्यों हम मना करते हैं कि 1 वर्ड नहीं लिखने, याद कर लें 1 वर्ड लिखने नहीं है। क्यों हम कहते हैं भला? क्योंकि इससे नहीं पता चलता कि किस एरिया पे परफॉर्म कर रहे हैं और मकसद क्या है, यानी क्या चीज कंफर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आपके प्रोसीजर में ये 2 चीजें हैं, आपका प्रोसीजर परफेक्ट है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किन किन एरियाज में बताया आपने? डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, बैंक्स में, लॉयर्स, शाबाश। और अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है उसको भी सेंड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मुझे, अभी हमने सिर्फ 15 मिनट हुए हैं ये पढ़े हुए, और अभी 3 प्रोसीजर पढ़े हैं, लेकिन क्या आप में से हर स्टूडेंट इस काबिल है कि इन्वेंट्री का कोई ना कोई प्रोसीजर बता दे? कितने प्रोसीजर बता सकते हैं? 2 तो कंफर्म बता सकते हैं, एक एग्री और दूसरा फिजिकल। फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर बता सकते हैं? कौन कौन से? फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। क्या क्रेडिटर के प्रोसीजर बता सकते हैं? एग्री, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, शाबाश। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, एक्सटर्नल, शाबाश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर ये आपको पता है रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज होते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे भी यूज होते हैं। ये हमने एनालिटिकल प्रोसीजर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि रिस्क असेसमेंट के तौर पे कैसे, जब हम कंपेयर करते हैं, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे कैसे, जब हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो एज एनालिटिकल प्रोसीजर, सॉरी, एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये हर एरिया में परफॉर्म हो सकते हैं। ये भी जैसे एग्री हर एरिया में हो सकता है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर भी हर एरिया में हो सकते हैं एज रिस्क असेसमेंट, यानी कंपैरिजन के तौर पे। फॉर एग्जांपल, ये खास तौर पे इनकम स्टेटमेंट के एरिया में तो लाजमी परफॉर्म करना है ना आपने, लेकिन बैलेंस शीट के एरिया में भी कर। कैसे? इस साल की सेल्स को पिछले सेल्स के एरिया में क्या मुझे ये प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए कि इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर किया और अगर अनरियल डिफरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट किया।
इस साल के पेरोल एक्सपेंस को पिछले साल के पेरोल एक्सपेंस के साथ कंपेयर किया और अनयूजुअल डिफरेंस इन्वेस्टिगेट किया। इस साल के रिपेयर एक्सपेंस को, अदर इनकम को, मार्केटिंग एक्सपेंस को पिछले साल के साथ कंपेयर किया, अनयूजुअल डिफरेंस आया तो उसको इन्वेस्टिगेट किया। इनकम स्टेटमेंट के हर एरिया में, बैलेंस शीट में भी होता है। इस साल के डेटर को पिछले साल के डेटर के साथ कंपेयर किया, इस साल के क्रेडिटर को पिछले साल के क्रेडिटर के साथ कंपेयर किया, इस साल की इन्वेंट्री को पिछले साल की इन्वेंट्री के साथ कंपेयर किया, और अगर अनयूजुअल डिफरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट किया कि डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस क्यों है। तो ये क्योंकि हमारा एक जनरल रूल होता है कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी पिछले साल इस साल के पिछले साल जितनी है सेम है, तो एक्सपेंसेस और एसेट्स लायबिलिटीज भी तकरीबन सेम होने चाहिए, तकरीबन सेम होने चाहिए। और अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हुआ है, यानी पिछले साल की निस्बत 20% सेल्स बढ़ गई है, तो उसी लिहाज से जो जो एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटी से रिलेट करते हैं ना, वो भी बढ़ने चाहिए। ये एक बेसिक अजम्पशन है। तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर में यही चेक करते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स या एक्सपेंसेस या एसेट्स लायबिलिटीज कितने बड़े या कम हुए हैं, और अगर वो अनयूजुअल है इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर को एज रिस्क असेसमेंट यानी कंपैरिजन करके ये तो हर एरिया में परफॉर्म करना, लेकिन एक होता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ये कुछ एरिया में परफॉर्म करते हैं, कुछ में नहीं। आपने देखा होगा वो लिस्ट थी एनालिटिकल प्रोसीजर वाले चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन में करते हैं, अगर हाँ सेलिंग एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए, डेप्रिसिएशन रेंट को वेरीफाई करने के लिए, सैलरीज एक्सपेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के, सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के, डेप्रिसिएशन का फिक्स एसेट के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के, इंटरेस्ट का लोन के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के। लेकिन ये वाला एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना, ये कंपैरिजन नहीं है, प्लॉजिबल है। यानी प्लॉजिबल का मतलब इसको पिछले साल के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, इसको इसी साल की किसी दूसरी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसे आप कहते थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। तो कंपैरिजन बेसिकली एक तरह से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है और प्लॉजिबल रिलेशनशिप वर्टिकल। तो एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट हर एरिया में यूज होगा, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ एरिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एरियाज में एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ एक दफा आएगा कि कंपेयर करके इन्वेस्टिगेट कर लो, कुछ में 2 दफा आएगा। एक दफा कहेगा कि रेंट एक्सपेंस इस साल का पिछले साल के साथ कंपेयर करो, और फिर आएगा अच्छा पर मंथ रेंट को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रिकॉर्ड हुआ है। कभी कहेगा सैलरीज एक्सपेंस को, अच्छा मुझे बताइए सैलरीज एक्सपेंस में मेरे प्रोसीजर क्या होंगे। प्रोसीजर नंबर 1, इस साल की सैलरी को पिछले साल के सैलरी एक्सपेंस के साथ कंपेयर किया, ये प्रोसीजर रेलिवेंट है। और अगर अनयूजुअल इंक्रीज है, क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट किया क्यों इंक्रीज है। दूसरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एवरेज सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करके पूरे साल की सैलरी एस्टिमेट की और एक्चुअल के साथ देखा कि उतनी ही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। अब ये प्लॉजिबल रिलेशन। तो इसका मतलब है पेरोल में एनालिटिकल प्रोसीजर 2 दफा हो रहे हैं वहां एक, लेकिन एक दफा रिस्क असेसमेंट। तो कम से कम एक दफा तो एनालिटिकल प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म होगा ना, रिस्क असेसमेंट के तौर पे। और अगर उसमें प्लॉजिबल रिलेशनशिप है उस एरिया का किसी दूसरे एरिया के साथ, तो फिर दूसरी दफा भी परफॉर्म होगा, लेकिन दूसरी दफा एज प्लॉजिबल रिलेशनशिप। एनालिटिकल प्रोसीजर क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। इंस्पेक्शन और वाउचिंग। इंस्पेक्शन और वाउचिंग, इंस्पेक्शन और वाउचिंग का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक। अब किस डॉक्यूमेंट को चेक करना है ये एरिया टू एरिया वेरी करेगी। कोई एरिया बता दे मेरे भाई। सेल्स, सेल्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्ट करेंगे? सेल इनवॉइस को, गुड्स डिस्पैच नोट को, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, सेल एग्रीमेंट। शाबाश, सेल्स ऑर्डर और एग्रीमेंट एक ही बात, बिल्कुल ठीक है। कोई और एरिया बता दें। परचेजेस, परचेजेस में क्या क्या इंस्पेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स? शाबाश बोले, गुड्स नोट, शाबाश, परचेज ऑर्डर, जीआरएन हो गया, गुड्स नोट जीआरएन वही, परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, इनवाइस वगैरह, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया हमारा परचेज के डॉक्यूमेंट। अच्छा, स्टूडेंट ने एक एरिया बताया डेटर्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा, क्या डेटर्स को वेरीफाई करते हुए हमें सेल इनवॉइसेस, हमें गुड डिस्पैच नोट, हमें सेल्स ऑर्डर,
एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर के उसने चीजें वसूल पाई हैं। ये डॉक्यूमेंट सेल्स में तो 100% चेक करेंगे ना, कोई आर्गुमेंट नहीं। क्या डेटर्स को वेरीफाई करते हैं प्रोसीजर परफॉर्म? क्यों? हाँ वो सेल्स है, लेकिन याद रखिएगा डेटर्स में परफॉर्म करते हुए आप सिर्फ आखिरी 1-2 महीनों के चेक करेंगे सेल्स को। जब हम सेल्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं ना तो 12 महीनों के ट्रांजैक्शन को उठाते हैं, लेकिन जब हम डेटर्स में इसकी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं ना तो सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग है, वो इनवॉइस, वो ट्रांजैक्शन जो आउटस्टैंडिंग है, उन्हीं की डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। इंस्पेक्शन हो गया। और इसी तरह क्रेडिटर है, क्रेडिटर में भी परचेजेस की जो आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है, ये यानी जो वो परचेज ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग है ये एंड पे, उनको वेरीफाई करते हैं। जो पे हो चुकी है वो तो क्रेडिटर के बैलेंस में आएगी नहीं। और एरिया बताइए, कोई सा एरिया बता दें। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस में क्या डॉक्यूमेंट चेक करेंगे? उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे, बिल्स देखेंगे, एडमिन के क्या बिल्स हैं, क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे एडमिन एक्सपेंसेस में किस तरह के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, और उनकी बिल्स देख लेंगे। ठीक है, हाँ। और अगर एम्प्लॉइज की सैलरी उसमें रिकॉर्ड हुई है तो पेरोल शीट भी देखेंगे। और एरिया बताइए कोई। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे? इंस्पेक्शन में क्या आएगा कि चेक करेंगे कि परचेज इनवॉइसेस, परचेज एग्रीमेंट, ऑथराइजेशन। ये सुनना चाह रहा, ऑथराइजेशन अहम है फिक्स एसेट्स की, परचेजिंग में भी और डिस्पोजल में भी, परचेजिंग में भी और डिस्पोजल में भी। फिजिकल वेरिफिकेशन को हम इंस्पेक्शन में नहीं लिख रहे, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन में हमने कवर कर दिया। ठीक है, जब हमने वैसे इंस्पेक्शन पढ़ा था ना चैप्टर 3 में, उसमें उसने यही कहा था कि इंस्पेक्शन से बड़ा फिजिकल वेरिफिकेशन भी है और डॉक्यूमेंट, लेकिन यहां पे हमने उसे अलग-अलग कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रोसीजर अपने एरिया के लिहाज से प्रोसीजर को चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो अब अंदाजा हो गया आपको कि इंस्पेक्शन या वाउचिंग का मतलब है जो भी उस एरिया में काउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर हो रहा है, आपने उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करना है। अब वो एरिया टू एरिया डिफरेंट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को चेक वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें क्या चीज इंस्पेक्ट करेंगे? बिल। अगर रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट। अच्छा, अगर प्रीपेड रेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, प्रीपेड रेंट को, तो उसमें भी रेंट एग्रीमेंट ही देखेंगे। प्रीपेड रेंट भी रेंट एग्रीमेंट से ही आएगा। ठीक है, अगर पे सैलरीज एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, पेरोल शीट। अच्छा, पेरोल शीट के साथ साथ अटेंडेंस रिकॉर्ड भी, टाइम शीट कहते हैं उसको। अटेंडेंस रिकॉर्ड पता है आपको, मेंटेन होता है एम्प्लॉइज का, उसे कहते हैं टाइम शीट। टाइम शीट हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है कि पूरे महीने में किस दिन आया, कब आया और कब गया। टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट। 5 तारीख टाइम इन टाइम आउट, 6 तारीख टाइम इन टाइम आउट। जी, अगर कोई वारंटी वगैरह दी हुई है, उसको वारंटी के गारंटी, अगर गारंटी चेक करनी है ना तो बैंक को जो कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने किसी कोई गारंटी तो नहीं दी हुई। लेकिन अगर कोई वारंटी है, सेल्स में, जैसे उसने सम टाइम केस स्टडी में उसने पूछा हुआ है कि आप वारंटी प्रोविजन बताइए, तो उसमें सबसे अहम चीज क्या थी? सेल्स एग्रीमेंट। कि सेल्स एग्रीमेंट में कितने पीरियड की और किस चीज की वारंटी दी गई है। ठीक है, उसमें हम वो इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, उनको पूछना टाइम ज़ाया होगा अगर आप दरम्यान में हाईजैक करेंगे उनके क्वेश्चन। फिक्स एसेट की गारंटी, हाँ वो भी बैंक ही बताएगा ना। बाज़ औक़ात हमने लोन लिया होता है तो हमने कोई मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाया, तो उसी की बात करें ना, उसके लिए लफ्ज़ गारंटी नहीं बोला जाता, उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज वगैरह। वो भी हम बैंक, क्योंकि बैंक से ही लोन लेके करवाते हैं ना प्लेज वगैरह, तो बैंक को कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करेंगे उसमें चीज लिखेंगे। जी जी, बैंक कंपनी वाले के लिए बताया, कंपनी के लिए भी देते हैं, वो भी बैंक ही बताएगा। बैंक को कंफर्म, आपने शायद वो चैप्टर 14 नहीं पढ़ा सही तरीके से। चैप्टर 14 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसमें ये तीनों चीजें मौजूद है जो आपने सवाल पूछे हैं कि हम बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, उसमें मॉर्गेज या चार्ज वगैरह है वो भी पूछेंगे, गारंटी वगैरह है जिसे उसे लेटर ऑफ गारंटी बोला था, गारंटी वगैरह के बारे में भी पूछेंगे। आगे चलते, रिकंसिलिएशन। क्या कोई रिकंसिलिएशन बनते हैं? रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट यह है कि अगर एक ही तरह का रिकॉर्ड एक से ज्यादा प्लेसेस पे मेंटेन हो रहा है तो उसे मैच होना चाहिए। मैच होने से पता चल जाता है कि हमारा रिकॉर्ड एक्यूरेट एंड कंप्लीट है।
रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट क्या है? अगर एक ही तरह का रिकॉर्ड एक से ज्यादा जगहों पे मेंटेन हो रहा है तो उसको मैच करना चाहिए। अगर वो मैच हो जाता है तो हमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि वो एक्यूरेट और कंप्लीट है। अब आप खुद बताइए अपने काउंटिंग की नॉलेज की बेस पे रिकंसिलिएशन किस किस एरिया में परफॉर्म? इन्वेंट्री में, बैंक में, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, कैश में, बैंक में नहीं कैश नहीं, हाँ वो BRS है, बैंक है। फिर से बताइए, भूल गया मैं। इन्वेंट्री, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर। अच्छा, फिक्स एसेट उन्होंने बोला एक स्टूडेंट ने, फिक्स एसेट की भी रिकंसिलिएशन होती है? वो तो डिस्क्लोजर होता है ना, फिक्स एसेट में नहीं है। उस फिक्स एसेट में एग्री है, एग्री कि आपने लेजर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मेंटेन। अच्छा अब सुनिए, इसका मतलब है कि रिकंसिलिएशन। अच्छा मुझे बताइए, अगर एग्जाम में उसने कहा डेटर्स के प्रोसीजर बताओ, क्रेडिटर्स के प्रोसीजर बताओ उसने कहा, तो मैं इतना लिख दूं परफॉर्म रिकंसिलिएशन या चेक रिकंसिलिएशन? नहीं, मुझे देखना होगा रिकंसिलिएशन किस चीज की है। ठीक है, चेक रिकंसिलिएशन ऑफ एरिया बता दे, क्रेडिटर्स, और फिर आगे खास तौर पे ये बताना है कि किसकी किसके साथ रिकंसिलिएशन बन रही है। अगर आपने ये नहीं बताया ना तो आपका प्रोसीजर किसी काम का नहीं है। ठीक है, चेक रिकंसिलिएशन बिटवीन व्हाट? चेक रिकंसिलिएशन बिटवीन क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन किसके साथ होती है? परचेज इनवॉइसेस के साथ नहीं होती, परचेज लेजर के साथ होती है। वो भूल गए हैं, परचेज सब्सिडी लेजर के साथ रिकंसिलिएशन। और अगर मैच नहीं करता, इंक्वायर रीजन बैंक के एरिया में क्या लिखेंगे कि चेक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हमने सिर्फ रिकंसिलिएशन नहीं लिखा, बताया रिकंसिलिएशन किस चीज की किसके साथ चेक कर रहे हैं। क्लियर? तो रिकंसिलिएशन में भी नॉर्मली एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस की सेशन चेक हो जाती हैं कि अगर कोई गलती हो या ट्रांजैक्शन रह गई हो तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ, परचेजेस कैश में भी हो सकती है। हम जो रिकंसिलिएशन बनाते हैं वो जाहिर है क्रेडिटर की बनाते हैं ना, क्रेडिटर के अकाउंट को, क्रेडिटर का जर्नल। हम परचेजेस की क्रेडिटर के साथ रिकंसिलिएशन नहीं बना रहे। मैंने तो ये नाम ही नहीं लिया। मैंने रिकंसिलिएशन में क्या ये कहा है कि परचेजेस की क्रेडिटर के साथ? मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा? क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की परचेज लेजर के साथ रिकंसिलिएशन। परचेज लेजर परचेजेस नहीं है, परचेज लेजर परचेजेस का अकाउंट नहीं है। परचेज लेजर है क्रेडिटर्स का सब्सिडरी लेजर। परचेज लेजर कंफ्यूज कर रहा है तो सब्सिडरी लेजर का वर्ड यूज कर ले, उसकी भी इजाजत है, उसकी भी इजाजत। ठीक है, परचेज लेजर में परचेजेस नहीं होती है ना। इंटरेस्टिंग बात, परचेज लेजर में परचेजेस नहीं। क्या होता है? इंडिविजुअल क्रेडिटर्स की डिटेल लिस्ट। नेक्स्ट, रिकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन चेक, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। किस किस एरिया में होगी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक? सेल्स इनवॉइसेस की, अच्छा स्टूडेंट कहने का सर एक मिनट ठहर जाएं, सेल इनवॉइसेस तो हम इंस्पेक्शन में भी कर चुके हैं, तो रिकैलकुलेशन में दोबारा करेंगे। इंस्पेक्शन में सिर्फ ये देखा था सेल इनवॉइस है कि नहीं है, यहां पे अब कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कि उसकी कैलकुलेशन भी ठीक है कि नहीं। कैलकुलेशन भी ठीक है, एक ही चीज के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर हो सकते हैं, तो इसमें हम सेल और किस जगह पे रिकैलकुलेशन? डेप्रिसिएशन, शाबाश, और परचेज इनवॉइस, शाबाश, बेहतरीन। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, FIFO वेटेड, प्रोविजन, शाबाश, किस चीज की? प्रोविजन, किस चीज? प्रोविजन फॉर बैड डेट की, प्रोविजन फॉर वारंटी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये रिकैलकुलेशन। एक और आ गया इंपेयरमेंट, शाबाश, रीवैल्यूएशन भी है फिर। और एक और एरिया याद आ गया, सैलरीज, पेरोल। वही पेरोल में रिकैलकुलेशन कैसे होगी?
तीन प्रोसीजर बता रहा हूं, तीनों में जो फर्क बताएगा वो इनाम पाएगा। लेकिन हाथ उठाना है, बोलना नहीं, बोला तो प्राइस कैंसिल। पहला अच्छा, आपने ये भी देखना है कि ये प्रोसीजर उस एरिया से रेलिवेंट है कि नहीं, और अगर है तो फिर बताना है कि इनमें फर्क क्या है। एरिया है पेरोल। प्रोसीजर नंबर 1, इस साल का पेरोल एक्सपेंस पिछले साल के पेरोल एक्सपेंस के साथ कंपेयर किया और डिफरेंस आया तो क्लाइंट से रीजन पूछी। पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई किया और 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखा जो हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक सैलरीज एक्सपेंस आना चाहिए वो आया कि नहीं। ठीक है। तीसरा प्रोसीजर, सेलेक्ट ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन पेरोल शीट, यानी पेरोल शीट वो शीट है जिसके ऊपर हर एम्प्लॉय की पेरोल कैलकुलेट हो रही है। बेसिक सैलरी इतनी है, टैक्स में करते होंगे ना, बेसिक हाउस एंड अलाउंस इतना है, ग्रॉस इतना है, टैक्स डिडक्शन इतनी है, ये इतनी है। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज ऑन पेरोल शीट एंड चेक देयर कैलकुलेशन वेदर सैलरी इज करेक्टली कैलकुलेटेड। बताइए 1 बाय 1। एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, बताइए मेरे भाई, एक मिनट ठहरे। क्या ये तीनों प्रोसीजर रेलिवेंट है पेरोल से? शाबाश। पहले वाला प्रोसीजर कौन सा है? एक मिनट है, उसको बताने दे। कौन? कंपेयर। शाबाश, एनालिटिकल प्रोसीजर है और ये कंपैरिजन है। शाबाश। दूसरे वाला एनालिटिकल प्रोसीजर और प्लॉजिबल रिलेशन, और तीसरे वाला रिकैलकुलेशन। बेहतरीन, शाबाश शाबाश। ठीक है। तो ये आपने देखा कि एक ही एरिया के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर। आगे चल, रिकैलकुलेशन समझ आ गया ना? जिस एरिया में भी अमाउंट्स है उसमें रिकैलकुलेशन आएंगे, और हर एरिया में अमाउंट्स होती हैं ऐसा। ठीक है। ये ज्यादातर लेकिन सेल्स में, परचेजेस में, बैंक में, उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह बाज़ औक़ात या उसकी बीआरएस की कैलकुलेशन करते हैं बैंक में, इन्वेंट्री में FIFO वेटेड एवरेज कैलकुलेशन, टैक्स में फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन, पेरोल में, ठीक है, रिवैल्यूएशन। तो इन एरियाज में रिकैलकुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पेमेंट। या इसको सब्सिक्वेंट पेमेंट नहीं बोलना चाहिए, मैं इसको जाना, क्योंकि सब्सिक्वेंट पेमेंट सब्सिक्वेंट रिसीट भी तो होगी। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस या सब्सिक्वेंट स्टेटस कह लेते हैं। स्टेटस सबसे ज्यादा बेहतर वर्ड है क्योंकि ये बहुत से दूसरे एरियाज को भी ये जनरलाइज वर्ड है, कवर कर लेता है। इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझ लें। इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट डेट पे जो भी अमाउंट वगैरह है, ये रेंट के बाद देखना कि उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये रेंट के बाद का स्टेटस कंफर्म करता है कि ये रेंट की अमाउंट ठीक है कि नहीं। ये किन एरियाज में परफॉर्म किया जाता है, सुन लें। आसान रूल, एवरी पेबल, एवरी रिसीवेबल, एवरी प्रोविजन। एवरी प्रोविजन, लीगल प्रोविजन याद है? ये रेंट के बाद लीगल केस का डिसीजन वो प्रोविजन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता? डेटर्स और क्रेडिटर बड़ी आसानी से समझ गया आप। रिसीवेबल पेबल भी समझ गया, बाज़ का अदर रिसीवेबल भी होते हैं पेबल। प्रीपेड रेंट, उसमें सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे कि बाद में अगले साल एडजस्ट हुआ कि नहीं। अक्रूड बिल्स, सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे बाद में पे हुआ कि नहीं। सैलरीज पेबल, बाद में पेमेंट हुई कि नहीं। क्रेडिटर्स, डेटर्स, ठीक है। खास तौर पे डिस्प्यूटेड डेटर्स में तो आपको पता लाजमी हम चेक करते हैं कि ये रेंट के बाद कोई पैसे मिले कि नहीं मिले। तो ये सब्सिक्वेंट स्टेटस वाला प्रोसीजर किस किस एरिया में है? डेटर्स, क्रेडिटर्स और प्रोविजंस, कॉन्टिजेंसी। शाबाश। एजिंग एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस का मतलब क्या है? ये रेंट पे आपका जो भी रिसीवेबल और पेएबल है, ये भी रिसीवेबल पेएबल में परफॉर्म होते हैं सारे। जो भी रिसीवेबल पेएबल है, देखिए कि वो कितना पुराना है, इसे कहते हैं एजिंग बनाना। एजिंग रिपोर्ट बनाते थे ना आप, डेटर्स में सीखी होगी आपने सबसे पहले। किस लिए बनाते थे? प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए, कि जितने ज्यादा पुराने डेटर, लेटेस्ट डेटर्स में प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं या कम करते हैं, और जितने पुराने हो जाए उतने ज्यादा, और जो बहुत ज्यादा पुराने उन पे तो 100% प्रोविजन या राइट ऑफ करते हैं। ये एजिंग मजे की बात सुने, सिर्फ डेटर्स पे परफॉर्म नहीं होती, इन्वेंट्री में भी होती है। शाबाश। एनआरवी, ये सीखा हुआ है आपने, इन्वेंट्री की एजिंग भी होती है। ये खास तौर पे ऐसी इन्वेंट्री जो कि पेरिशेबल होती है ना, उसमें सबसे अहम होता है ये,
ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मेडिसिन बनाती हैं, ये जो फूडेबल आइटम फूड आइटम्स बनाती हैं कंपनीज, ईटेबल आइटम्स, उनके लिए एजिंग, ऐसी इन्वेंट्री के लिए तो लाजमी एजिंग बनती है जिससे पता चले हमें कि ये पुरानी इन्वेंट्री है तो उसको एनआरवी पर कर। और सुने, क्रेडिटर्स पे भी फिक्स एसेट्स में नहीं होती एजिंग, फिक्स एसेट नहीं, इंपेयरमेंट नहीं, वो तो उसकी लाइफ के लिहाज से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन या क्रेडिटर्स में भी एजिंग होती है। क्रेडिटर्स में किस लिए एजिंग होती है? डेटर्स में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए है, क्रेडिटर में तो प्रोविजन फॉर बैड क्रेडिटर नहीं होती। क्रेडिटर में किस लिए एजिंग? क्रेडिटर में क्योंकि टैक्स में लिखा हुआ है और बिजनेस लॉ में भी लिखा हुआ है कि 3 साल से पुराना डेट है और फिर आप उसको रिवर्स करते हैं, अब वो आपने लीगली पे नहीं करना, वो आपका इनकम बन जाते हैं। एजिंग, तो एजिंग डेटर्स में होगी, क्रेडिटर्स में होगी, इन्वेंट्री में होगी। शाबाश। कट ऑफ क्या होता है? ये एंड पे लास्ट से लास्ट परचेज ट्रांजैक्शन चेक करना। मकसद क्या है इसका? ताकि ये देखा जाए कि अगले साल की ट्रांजैक्शन अगले साल में ही इस साल में ना आए, और इस साल की ट्रांजैक्शन इस साल में हो अगले में ना जाए। कट ऑफ नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है सेल्स में, परचेज में, लेकिन जिस तरह हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स के प्रोसीजर्स में सेल इनवाइसेस, परचेज इनवाइसेस की चेकिंग की थी, इसी तरह डेटर्स के प्रोसीजर में कट ऑफ ऑन सेल्स, डेटर्स के एरिया में कट ऑफ ऑन सेल्स भी आएगा। क्यों आएगा? डबल एंट्री की वजह से सेल्स का इफेक्ट आता है। इसका मतलब है अगर सेल्स गलत तो डेटर्स भी कंफर्म गलत, तो कट ऑफ ऑन सेल्स सही तो दूसरा मतलब क्या है? डेटर्स भी सही। इसलिए क्रेडिटर्स में भी कट ऑफ आएगा, सेल्स में और परचेसेस में तो आएगा ही आएगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी कट ऑफ आएगा। भाई डेटर्स और क्रेडिटर्स में क्यों आएगा? डबल एंट्री की वजह से, इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से। सेल्स में, परचेज में, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में। स्कैन लेजर का मतलब क्या है? टी काउंट देखो, टी काउंट देखो, सफा पलट के उसमें अनयूजुअल एंट्री, ये बताया हुआ कंसेप्ट। डेबिट के एक्सपेंसेस के एरिया में क्रेडिट ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हैं, इनकम के एरिया तो अनयूजुअल का मतलब, तो ये कैसे पता चलेगा? डेबिट के टी काउंट देखेंगे तो टी काउंट देखने को ही कहते हैं स्कैन लेजर, स्कैन लेजर या स्कैन टी काउंट। ठीक है। फिक्स एसेट्स के एरिया में स्मॉल अमाउंट, रिपेयर एक्सपेंस के एरिया में लार्ज अमाउंट्स, रेंट एक्सपेंस के एरिया में 13वीं ट्रांजैक्शन, 13वीं रेंट एक्सपेंस साल में 12 होते हैं ना रेंट, तो 13वीं ट्रांजैक्शन अनयूजुअल है। सैलरीज एक्सपेंस में 20 तारीख की एंट्री, हर सैलरी हर महीने 5 को पे होती है, 20 तारीख की एंट्री अनयूजुअल है। तो ये सारे अनयूजुअल कैसे पता चल रहा है? स्कैन लेजर। स्कैन लेजर आपका हर 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 टी अकाउंट में आएगा, हर एरिया में। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये तो हर एरिया में आएगा और इसकी लाइन भी स्टैंडर्डाइज्ड है। चेक दैट all relevant disclosures required by IFRS and company law have been included in financial statements. डिस्क्लोजर होते हैं ना, डेटर्स के डिस्क्लोजर, इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर हैं, IS2 में लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता IS2 क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है काउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अगर वो पूछे ना इन्वेंट्री का एरिया, आप एक्सपर्ट, आपको पता है IS2 में डिस्कस हुआ है। आप लिखे चेक दैट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IS2 हैव बीन इंक्लूडेड। लेकिन अगर ये नंबर नहीं याद, क्योंकि मेरे नंबर थोड़े वीक है, तो हम क्या लिखेंगे? चेक दैट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IFRS हैव बीन इंक्लूडेड। बेहतरीन, ये भी प्रोसीजर ठीक है, ये भी प्रोसीजर ठीक है। नंबर याद है तो नंबर के साथ फिट कर दें, नंबर नहीं याद तो जनरली IFRS लिख दें। रिटर्न रिप्रेजेंट, या इसे इंक्वायरी या डिस्कस भी कह सकते हैं। इंक्वायरी करो क्लाइंट के साथ या डिस्कस करो क्लाइंट के साथ। ये नॉर्मली प्रोविजंस, कंटीजेंसीज, इनकी बेसिस कैलकुलेट करने के लिए, लीगल केसेस कि सर क्या करना है, ठीक है, उसके लिए वर्ड होता है इंक्वायरी, डिस्कस या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये सारा एक ही कंसेप्ट को लिंक कर रहा है कि क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछे क्या है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इंक्वायरी करना, क्लाइंट से डिस्कस करना या क्लाइंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहरहाल एविडेंस है और ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है ज्यादातर किन एरियाज में?
प्रोविजंस वाले केसेस में, कंटिजेंसी में, जहां पे लीगल केस है, जहां पे डेटर के साथ डिस्प्यूट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, प्रोविजन फॉर वारंटी में पूछते हैं भाई कौन सा फार्मूला लगाया है, डिस्कस करें हमारे साथ। प्रोसीजर एक दफा सारे पहले से लेके एंड तक सारे प्रोसीजर्स पढ़ लें। ये वैसे आपको जो पेज दिया है ना इसके ऊपर भी डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है कुछ एरिया इक्का दुक्का आगे पीछे हो, यानी मैं भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मैं कोई एक बात लिखना भूल गया हूं तो आप लिख दें, लिख दियो बस, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कमी बेशी कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट आपने भी क्लियर ये। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब मैं देखना चाहता हूं कि आपने कुछ सीखा। देखिए, लेक्चर स्टार्ट कहां से हुआ था? मैंने आपसे यह कहा था कि आज का लेक्चर सीखने के बाद आप इस काबिल होंगे किसी भी 50% का मतलब है 4-5, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोसीजर आपसे एग्जाम में पूछेगा 8-10, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 8-10 है। तो 50% का मतलब 4-5। कोई एरिया बोल दें, डेटर आपके पास 2 मिनट हैं, आपने अपने पेज के ऊपर ब्लैंक पेज निकाले, एक्टिविटी करते हैं क्लास में, एक्टिविटी करते हैं, ब्लैंक पेज निकालिए और इसमें डेटर्स के प्रोसीजर्स सिर्फ कीवर्ड लिख दें, कंप्लीट सेंटेंस ना लिखें। वो मुझे पता है अभी आपको नहीं आता होगा, वो पेज आपको दे दिया है, कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाना है, कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाना है कीवर्ड से वो पेज दे दिया, ये घर जाके पढ़ना है आपने। अब ये लिखें डेटर्स के प्रोसीजर, शाबाश, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, प्रोसीजर ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन पहले लिखा, एग्री बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी शाबाश, एग्री बैलेंस, शाबाश, सेंड कंफर्मेशन, शाबाश। ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाला शाबाश ले ले मेरे से। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, अब देखें, मैं आपका कंसेप्ट भी तो टेस्ट कर सकता हूं ना, ये तो रटा है। इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होगा? डेटर्स को शाबाश पिछले साल के डेटा के साथ चेक करेंगे, शाबाश, बेहतरीन। चले, सब्सिक्वेंट स्टेटस में आपसे कंसेप्ट लिखा सही है, एडिशनल कंसेप्ट पूछ रहा हूं। सब्सिक्वेंट स्टेटस में क्या देखेंगे? ये रेंट के बाद पेमेंट का लफ्ज की बजाय रिसीट का लफ्ज ज्यादा बेहतर है। स्कैन लेजर, 1 मिनट है, स्कैन लेजर रेलिवेंट है इसमें? है, बिल्कुल है। इसमें लेजर स्कैन के अनयूजुअल आइटम्स तो नहीं आ रही, अगर कोई आ रही है तो क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करेंगे। शाबाश, और दिखाएं, पेज दिखाएं, फटाफट पेज दिखाएं मुझे। एग्री, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, शाबाश, एजिंग, कट ऑफ क्यों? सेल्स, क्योंकि सेल्स का, शाबाश, बेहतरीन। इंक्वायरी, अच्छा, इंक्वायरी बता दीजिए क्लाइंट से, क्या इंक्वायरी रेलिवेंट प्रोसीजर है इसमें? क्या इंक्वायरी करेंगे? के बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग, के डेटर्स में प्रोविजन, सर आप डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट किस रेट पे रिकॉर्ड करते हैं? इंक्वायरी हो गया ना ये, शाबाश, बेहतरीन। अच्छा, चले, खत्म। अगला एरिया बताए भैया। फिक्स एसेट, चले फिक्स एसेट पे 2 मिनट है आपके पास। फिक्स एसेट के प्रोसीजर, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप भी फिक्स एसेट के प्रोसीजर। हमारे कैमरा में पायलट हो गया सर, मुझे भी कह रहे हैं। चले, फिक्स एसेट आराम नहीं कर रहे होंगे ऑनलाइन वाले, उन्होंने बहुत पढ़ते हैं जो पढ़ने वाले हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। 1 मिनट भाईजान, इन्होंने लिखा है ऑथराइजेशन। प्यारे भाई, में है इन्होंने लिखा ऑथराइजेशन, शाबाश दूं के 1 लगाऊं? शाबाश। ऑथराइजेशन क्या रेलिवेंट है इसमें? फिक्स एसेट में ऑथराइजेशन किस चीज की चेक कर रहे हैं भाई? अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा है एडिशन, उसकी भी ऑथराइजेशन है, और अगर कोई डिस्पोजल है उसकी भी ऑथराइजेशन है, शाबाश। और अगर उसके पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी एक्सप्लेन किया, अगर उसने फिक्स इन्वेंटरी तो थर्ड पार्टी के पास हो सकती है, कि जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में होती है, कंपनी ने लिखवाई होती है कि सर बिक गई तो हमें पैसे दे दीजिएगा वरना डिस्प्ले पे रखे रहने दे। और फिक्स एसेट कौन थर्ड पार्टी के पास लिखवाता है यार? फिक्स एसेट में नहीं है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दिखाए मेरे भाई, एग्री, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन, शाबाश। रिकैलकुलेशन, और भाईजान रिकैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन, बेहतरीन, शाबाश, ये हुई ना बात। फिक्स एसेट्स, एग्री विद रिलेटेड रिकॉर्ड, शाबाश। एग्री वाला नहीं लिखा था उसने,
फिजिकल वेरिफिकेशन ठीक है, ऑथोराइजेशन इंस्पेक्शन ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, मुश्किल एरिया दे दूं, इंटेंजिबल एसेट्स, बल्कि इसमें भी एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पता है, डेवलपमेंट एग्री है, ठीक है। इंस्पेक्ट, हाँ यहाँ पे इंस्पेक्शन किस चीज की होगी? डॉक्यूमेंट जो खर्चे हुए हैं, प्रोजेक्ट पे जो भी खर्चे हुए हैं, शाबाश। रिकैलकुलेशन किस चीज? एक्सपेंसेस, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें 50 रुपए इनाम उस स्टूडेंट, सिखाया नहीं मैंने, उस स्टूडेंट को जो बताएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये जनरल है, ये जनरल है, क्राइटेरिया, दोनों में से किसने पहले क्राइटेरिया बोला? क्राइटेरिया, अच्छा एक मिनट है रे, एक मिनट है, लेकिन क्राइटेरिया नहीं, ये अभी आधा जवाब दिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? कोई 3 पॉइंट बता दे। नहीं, चलें बहरहाल आपने बता दिया। और स्टूडेंट जो 3 पॉइंट, कोई से 3 डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है ना, है क्राइटेरिया, अच्छा आता नहीं है ये कह रहे हो? है डेवलपमेंट, IS 38 है। एक मिनट, फिजिबिलिटी पता चल जाए, फिजिबल है, शाबाश। नहीं, हाँ नहीं जी, एक मिनट भाई खामोश हो जाए, सुनने दे जरा। टेक्निकल फिजिबिलिटी करेक्ट, रीजन रिसोर्सेज होने चाहिए। अच्छा, ये रिसोर्सेज वाला कंसेप्ट आई क्या आपने केस स्टडी में भी पूछा है? रिसोर्सेज वाला बड़ा अच्छा बनाया है आपने, शाबाश। अब प्रोबेबल बेनिफिट हो, इनफ्लो ऑफ बेनिफिट प्रोबेबल, शाबाश। अच्छा ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए, हाँ याद कैसे करना है ये बताएं। पहले मुझे ये बताइए, क्या अब आप, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूं, क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको कोई भी एरिया बता दिया जाए तो आप अपने जहन में ये लिस्ट लें और डिसाइड कर लें कि हाँ ये प्रोसीजर रेलिवेंट है, ये नहीं है, ये रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है, डिसाइड कर लेंगे। हर एरिया में आप घर जाके चाहे प्रैक्टिस कर लें, हर एरिया में आप कम से कम 4-5 प्रोसीजर आसानी से बता सकेंगे। अच्छा, मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मुझे याद करवा दीजिएगा, वो याद कैसे करना है। अच्छा सुन लें, एक काम आपने ये कर, अब देखें अभी तो ये कंसेप्ट बिल्ड करने में लेक्चर गुजर गया, तो फिर ये फिक्स एसेट्स वाला कब करें हम? दोपहर वाली क्लास में करें। अच्छा, यही चीजें आपको इधर नजर आएंगी। अब नहीं तो अभी बता, लेकिन मैं तसल्ली से मैच करवाना चाहता हूं, मैं तसल्ली से मैच। अब सुन लें, याद कैसे करना है। होता क्या बेसिकली कि आप समझ लेते हैं एग्जाम में अगर तो केस स्टडी का क्वेश्चन उसने पूछ लिया ना, तो ये जो प्रोसीजर ना चैप्टर 10 दिखाइए जरा। चैप्टर 10 में अगर आप देखेंगे, चैप्टर 10 में डिफरेंट एरियाज हैं, 18 के करीब एरियाज हैं, ठीक है, एरियाज हैं, 17 एरियाज हैं। तो इनके प्रोसीजर लिखे हुए हैं। अगर तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करता है, जो कि ज्यादा चांस है, 80% चांस है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही टेस्ट करेगा, तो फिर आप सिर्फ इन प्रोसीजर्स को पढ़ लें 3-4 दफा, हर एरिया के प्रोसीजर्स को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। और अगर आखिरी दिन जाने से पहले, पेपर देने के लिए जाने से पहले एक दफा उसको आप पढ़ लेंगे सारे, तो एग्जाम में केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए प्रोसीजर आपके जहन में आ जाएंगे। एक तो ये है, लेकिन स्टिल अभी भी रिस्क है। क्या यानी बताना क्या चाह रहा हूं, केस स्टडी क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 दफा पढ़ें और केस स्टडीज को रिटन अटेम्प्ट करें, काम हो जाएगा। और 80% चांस है कि केस स्टडी ही पूछेगा।
तो एट लीस्ट अगर आपने रिस्क भी लेना है ना, रिस्क भी लेना है कि तो ये रिस्क ना लीजिए कि चैप्टर ही छोड़ दें, बल्कि क्या रिस्क लेना है कि 4-5 दफा रीड कर लें और कुछ केस स्टडीज रिटर्न प्रैक्टिस कर लें। 80% चांस है, और एग्जाम में जाने से पहले एक दफा, आखिरी दिन जो होता है ना, एक दफा इसको पढ़ लें, आप केस स्टडी इंशाल्लाह अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। लेकिन यह है थोड़ी सी रिस्क, इसमें 20% रिस्क है। क्या कि अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा। अब रिप्रोडक्शन में देखें, जो चीजों को याद करने की भी ना टेक्निक होती है। स्टूडेंट याद कैसे कर रहे होते हैं, रट्टा लगाना ना, जिस तरीके से वो मैट्रिक में ऐसे या लेटर याद करते थे ना, उसी तरीके से याद कर, पूरा सेंटेंस, पूरा पैरा उसी तरीके से याद कर रहे होते हैं। हालांकि रट्टा लगाने के लिए पूरा सेंटेंस रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। हम दोस्त को कहते हैं यार बस हेडिंग बता दे, आगे तेरा भाई कर लेगा। हेडिंग एग्जाम में कोई हेडिंग भी बता देना, हमने टॉपिक पढ़ा तो लिख लेते हैं। तो वो क्या किया हमने, सारे प्रोसीजर्स को हेडिंग में कन्वर्ट करके एक सफे पे समराइज कर दिया। क्या किया, चैप्टर 10 के जितने भी एरियाज हैं, इसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उन सब को समराइज करके, हर प्रोसीजर का सबसे अहम लफ्ज ढूंढ के, हर प्रोसीजर का सबसे अहम लफ्ज ढूंढ के उसे समरी बना दी एक सफे की। वो सफे की समरी आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। अगर आप ये याद कर, अच्छा ये है एक सफा बस, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। अब इसमें 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर नहीं याद होता, नहीं रटा लगता, वो रिस्की अप्रोच अडॉप्ट करें। रिस्की अप्रोच क्या है, लेकिन वो रिस्की भी 20% रिस्की या 80% फिर भी सिक्योर कर देगी। वो क्या है कि आप 3-4 दफा चैप्टर 10 पढ़ लें और इसकी केस स्टडीज को रिटर्न अटेम्प्ट करें और आखिरी दिन एक दफा फिर से पढ़ के चले जाएं। ये है 80% इंशाल्लाह कवरेज, और उम्मीद है कि केस स्टडी अटेम्प्ट हो जाएगी आपकी इस अप्रोच से भी। लेकिन अगर आप अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, आप कहते हैं सर 80% नहीं, मैं तो सारी की सारी 100% तैयारी करूंगा, तो उधर 90-80% पेपर अटेम्प्ट करने का होगा ना, तो फिर उसके लिए क्या करें आप, ये रट्टा सारे चैप्टर का नहीं, सिर्फ एक ये सफा, ये क्या है भला, सिर्फ कीवर्ड्स। और इसके साथ ये दूसरा सफा क्या भला, इस कीवर्ड्स की चाबी, इस कीवर्ड से सेंटेंस कैसे बनाना है ये। लेकिन आप ये भी याद कर लेंगे ना, क्योंकि आपको एग्जाम में हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो सफिशिएंट है। ये सिर्फ आप एक दफा पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस कैसे बनता है। तो इन शॉर्ट, अब आज के बाद हमारी क्लास में अब 2 कौमी नजरिया, क्या, एक वो स्टूडेंट जो 100% प्रिपरेशन करेंगे, वो कौन है, वो केस स्टडीज को रिटर्न अटेम्प्ट भी करेंगे, ये 1 पेजर भी याद करेंगे। और दूसरे वो जो 80% प्रिपरेशन लेवल रखना चाहते, 20% रिस्क लेना चाहते हैं। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलता है, कहते हैं सर हमें नहीं याद हो रहा था, हमने सारा ही छोड़ दिया। तो सारा ही छोड़, रिस्क ले, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले। रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क क्या है, नहीं याद होता, लेकिन चैप्टर 3-4 दफा पढ़ लें, उसकी केस स्टडीज को रिटर्न अटेम्प्ट कर लें और आखिरी दिन जाने से पहले भी पेपर देने के एक दफा पढ़। क्लियर जी, चलिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। वॉल्यूम 1 सिर्फ रीड कर लें, मुझे भी एहसास है, वॉल्यूम 1 सिर्फ रीड कर लें क्वेश्चन, वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, भाई के साथ मिल गए, तो फिर दोपहर वाली क्लास, ठीक है। हाँ, उसमें हम क्या करेंगे, अगर तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिंक करवाऊंगा। अच्छा, ये प्रोसीजर इधर था, ये इधर था, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर होंगे वो गाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद असल काम क्या होगा वाला, केस स्टडी की प्रैक्टिस। चाय भी शाबाश, ये तो सबसे अहम है इंशाल्लाह। चाय ठीक है। तो अब हाँ इंशाल्लाह अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।